हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी आपका सीबीएसई का लास्ट चैप्टर का साउंड चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन और पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो सम बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ आपको दो चार फार्मूला मैंने बताया था लास्ट में, वन शॉर्ट वीडियो में देखो पूरा बताया था। उसमें अगर आप फार्मूला देखोगे कैसे पूरा एक डिटेल में, बहुत डिटेल वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा। पिछली वीडियोस में मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ था, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस किया हुआ था, तो उसको आप देखोगे तो वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी और उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन यहां पे है। तो एक बार मैं ऐसे गो थ्रू चला जाऊंगा, जहां पे नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, गो थ्रू चला जाऊंगा, बस जाता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि वो पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है। एक बार अच्छे से देखोगे बहुत डिटेल नॉलेज हो जाएगी। और जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो सम्स हैं, वो सम के बारे में मैं यहाँ पे पूरा जो भी होगा उसको पूरा बताऊंगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो आपको स्टार्ट करेंगे साउंड, इसमें क्या पढ़ना है, जो भी इन टेक्स्ट आपने देखा होगा, जितना भी चैप्टर हमने पढ़ाया पूरा सारे चैप्टर का इन टेक्स्ट और उसके बाद पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस हमने लिया है कि नहीं? तो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज पूरा बात करते हैं एक एक करके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन टेक्स्ट, आपके बुक के अंदर जाओगे तो वहां पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके बारे में देखता हूं भाई। सबसे पहले क्या, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर। तो भाई कैसे आपके कानों तक आवाज वाइब्रेट होकर पहुंचती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया भाई साउंड कैसे ट्रेवल करती है। साउंड है क्या भाई? साउंड एक तरीके से वेव है, और वेव क्या है भाई? वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? पार्टिकल मौजूद है और आप क्या काम करो, डिस्टर्ब कर दो। डिस्टर्ब होने की वजह से वो एक दूसरे को डिस्टर्ब किया टू एंड फ्रो, ठीक है? वो उसको डिस्टर्ब किया, उसको डिस्टर्ब किया, उसको डिस्टर्ब किया, ऐसे करते करते आपके कानों तक पहुंच जाता है। वही एयर पार्टिकल डिस्टर्ब होके क्या होता है? सिर्फ डिस्टर्ब होता है, और आपके कानों के पास भी जो एयर पार्टिकल वो डिस्टर्ब होता है और आपको मिल जाता है आवाज क्या एक्चुअली बोल रहा है। तो ह्यूमन ईयर करके बहुत ही डिटेल में उसमें उसका लेक्चर हुआ है। देखो हमारे एक सर थे, बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात किए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको, ये बहुत सिंपल सी चीज है यार। आवाज कैसे आपके कानों तक पहुंचता है? तो जस्ट वाइब्रेट होके, ठीक है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट होके जस्ट क्या काम करता है, हवा जो है आवाज आपके कानों तक पहुंचता है। अब अगर साउंड, जाहिर सी बात है, साउंड अगर कहीं मीडियम ना हो, अगर ये हवा मौजूद ना हो, तो कभी आपके कानों तक आवाज आ पाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साउंड जो है वो मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है। किसी न किसी मीडियम मटेरियल की जरूरत पड़ेगा आपके कानों तक आने के लिए, नहीं तो आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल सी बात है, बहुत डिटेल में बात की, आप देख लेना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। अब भाई आपके स्कूल बेल की जो स्कूल बेल होता है उससे कैसे आपको साउंड आता है? भाई वाइब्रेशन से यार, सिंपल सी बात है, वाइब्रेशन से ही साउंड डेवलप होता है। यहां पे देखो ना, वोकल कार्ड है, वोकल कार्ड है, ये क्या काम करता है भाई? वाइब्रेट हो रहा है। तो जैसे जैसे वाइब्रेट हो रहा है उसकी वजह से आपको आवाज सुनाई पड़ रही है, उसकी वजह से आवाज निकल रही है। तो वाइब्रेशन से ही साउंड होता है। देखो वाइब्रेशन से साउंड होता है। वाइब्रेशन की भी एक लिमिट है भाई कि कितनी फ्रीक्वेंसी कम से कम होना चाहिए। मिनिमम भाई 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक होना चाहिए, ठीक है? तो मिनिमम से मैक्सिमम 20 to 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा तो आवाज क्लियर कट आपके कानों तक आएगी। और अगर इससे ज्यादा हो गया या कम हो गया तो आपको आवाज नहीं आएगी। तो इसका मतलब वाइब्रेशन से ही आपको स्कूल बेल में जितना तेज मारेगा उतना तेज वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन से आवाज सुनाई पड़ती है। और वो वाइब्रेट होता है, उसके वाइब्रेशन से क्या, एयर पार्टिकल वाइब्रेट होता है, और एयर पार्टिकल वाइब्रेट होकर आपके कानों के एयर पार्टिकल को वाइब्रेट करता है, उससे आपका कान के अंदर जो ड्रम है वो बजता है और आपको आवाज सुनाई पड़ती है। सिंपल सी बात है यार। नेक्स्ट, Why are sound wave called mechanical wave? भाई साउंड वेव मैकेनिकल वेव क्यों कहलाती है? मैंने बताया वेव दो तरीके से होते हैं, बहुत डिटेल में बात किया। वेव दो तरीके से होती है। तो नंबर वन कौन सी भाई? मैकेनिकल वेव। नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव भी दो तरीके से बांटा है हमने, ठीक है? लॉन्जिट्यूडनल वेव और दूसरा बांटा था क्या भाई? ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होता था, ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता था, सारी चीज बताया था। लेकिन मैंने ये सिंपल एक बताया था कि मैकेनिकल वेव का मतलब होता है जो चीजें, जो वेव क्या होता है, जो डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किस पर डिपेंड करे? मटेरियल पर। तो जब कोई भी चीज मटेरियल पर डिपेंड करे, जैसे साउंड,
तो साउंड क्या काम करता है, हम किसी ना किसी मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है, हवा, पानी, ठीक है, किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए साउंड को। इसके वजह से हमें क्या है भाई, साउंड कौन सी वेव कहलाएगी, मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड डिपेंड करता है किसी ना किसी मीडियम पर, मटेरियल मीडियम पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होने के लिए। जैसे अगर मान लो यहां पे ये हॉल से अगर पूरी एयर को निकाल दिया जाए तो कोई मटेरियल मीडियम नहीं बचेगा, वैक्यूम हो जाएगा। तो वैक्यूम में कितना भी चिल्लाओगे तो आवाज नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो मैं अपनी आवाज बोलकर खुद सुन पाऊंगा, ना तो मेरी आप सुन पाओगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, सिंपल सी चीजें हैं, उसको डिस्कस किया हूं, लेकिन अच्छा है, इसी बहाने कम से कम पूरा चैप्टर तो पूरा चैप्टर कम से कम हमारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं। ओके, suppose you and your friend are on the moon, will you be able to hear any sound produced by your friend? अरे भाई, अगर कोई आपका दोस्त स्पेस में हो, मून पर है, तो क्या आप आवाज सुन पाओगे? आपका दोस्त आवाज सुन पाएगा? बिल्कुल नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि मून पर अगर देखा जाए तो वहां पे एयर नहीं है, और जब एयर नहीं होगा तो कोई पार्टिकल नहीं, मटेरियल मीडियम नहीं हुआ, तो जब कोई मटेरियल मीडियम नहीं होगा तो आवाज कहां से सुनाई पड़ेगी? तो आवाज के लिए मैंने बोला ना भाई, कोई ना कोई मटेरियल मीडियम होना चाहिए उसको ट्रैवल होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो जब मून पे देखेंगे तो वहां पे एयर ही नहीं है, तो जब एयर नहीं होगा तो आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह। तो ऑब्वियस सी बात है, मून पर आपका जो दोस्त होगा वो बेचारा नहीं सुन पाएगा आवाज, ठीक है। उसका दूसरा वे है सुनने का, दूसरा तरीका है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना स्पेस के अंदर बात करेंगे, हाँ भाई तू इधर आ इधर आ। उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से बातें सुनते हैं, करते हैं, तो अलग मसला हो गया। ओके, बात क्लियर है। बहुत छोटी छोटी बातें ऐसे डिस्कस करते जाते हैं, उसको लिखाना और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस, और नंबर 1, और दूसरा क्या है, पिच। भाई लाउडनेस क्या होता है, मैंने बोला लाउडनेस क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीफायर है। देखो एम्पलीफायर जब लगा देते तो आवाज क्या होती है, तेज कर देता है। तो भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, आवाज को क्या करना, तेज करने के लिए, आवाज को तेज करने के लिए, लाउड करने के लिए वो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसी से बना है एम्पलीफायर। लेकिन वाइब्रेशन को तेज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फ्रीक्वेंसी की। तो पिच जो है वो क्या होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है। तो पिच किसकी प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी की। तो जब पिच ज्यादा होगा तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो याद रखना जो है आवाज है वो थोड़ा स्मूथ आएगी। तो अगर गर्ल और बॉयज की बात करें, गर्ल्स और बॉयज की बात करें, तो बॉयज का जो पिच होता है वो कम होता है, गर्ल्स का पिच ज्यादा होता है। तो इसलिए गर्ल्स की आवाज थोड़ी क्या होती है, स्मूथ होती है। बात समझ में है ना, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया ना भाई। ओके, क्या बोला, विच गेस विच साउंड हैज हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। कार हॉर्न जो होता है उसके अंदर लाउडनेस ज्यादा होता है, बहुत चिल्लाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होती है, लाउडनेस ज्यादा होता है। लेकिन गिटार के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है। वायर जो तार होता है, जो स्ट्रेचिंग वायर होता है जो, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी आवाज के अंदर पिच ज्यादा होता है। तो अगर मैं हॉर्न के अंदर बोलूं तो उसके अंदर लाउडनेस ज्यादा होता है, और लेकिन गिटार के अंदर बोलूंगा तो उसके अंदर पिच ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। What are the wavelength, frequency, time period, amplitude of the sound wave? अरे यार ये सब चीजें बोल रहा हूं ना, ये ऐसा समझो एक्सरसाइज की पूरा चैप्टर रिवीजन कर रहा हूं तो फायदा होने वाला है। ये छोटी छोटी बातें भाई, वेवलेंथ क्या होता है, तो मैंने बोला वेवलेंथ मतलब क्या भाई, कि वाइब्रेशन एक साइकिल की तरह होता है। तो पूरा एक साइकिल वाइब्रेट कैसे होता है, मान लो वाइब्रेट को माना गया कि कैसे वाइब्रेट होता है, ऐसे से करके, तो आधा साइकिल, फिर आधा साइकिल, पूरा साइकिल, तो वो टोटल साइकिल का जो लेंथ होता है उसको हमने बोला है वेवलेंथ, ठीक है। उसको हमने नाम दिया वेवलेंथ। बहुत डिटेल में पता है भाई, जाके वीडियो को देख लो अच्छे से। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो हाउ मेनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी वाइब्रेट, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी होता है वाइब्रेशन पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल, वाइब्रेशन पर सेकेंड, ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है, या कोई भी चीज रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, टाइम पीरियड क्या होता है भाई, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टोटल टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसे घड़ी है तो घड़ी पूरा एक जगह से जहां पे है वहीं से फिर से उसका जो नीडल है वहीं पे सेम जगह पे आ जाए, सो वी कैन से उसका वो टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड मतलब होता है कोई भी चीज साइक्लिक चीज, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, टाइम पीरियड। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, अरे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम कोई भी चीज कितना आवाज, कितना तेज जा सकता है, कितना तेज हो सकता है आवाज,
अगर देखा जाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं ऐसे अगर नॉर्मली बताऊं तो भाई अगर आपको यहां पे मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे कोई रस्सी से बंधा हुआ कोई चीज है, आपने इसको मारा धपक, है कि नहीं, तो ये यहां तक आ गया, तो ये मैक्सिमम यहां तक गया ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन है ये मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ, तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सिंपल समझ में आया ना। अगर इसी को ग्राफ के फॉर्म में बोलो तो कुछ ऐसे है भाई, ऐसे ग्राफ बना होता है, तो जो हम ये बोलेंगे ये पॉइंट, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड यार। ओके आगे बढ़ो, छोटी छोटी बातें हैं, मजा आ जाएगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ आर द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि आपने पढ़ा है भाई स्पीड क्या होता है। सो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। आपने पढ़ाई कि नहीं, अच्छे से बताया हूं, लेकिन यहां पे ऐसे बता रहा हूं। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो भाई आपको डिस्टेंस यहां पे क्या कहलाता है, यहां पे वेवलेंथ कहलाता है। इस चैप्टर के अंदर वेव है ना, साउंड क्या है, वेव है, तो साउंड वेव है, तो वहां पे हम नाम डिस्टेंस ना बोलकर क्या बोलेंगे भाई, वेवलेंथ बोलेंगे, तो उसका नाम वेवलेंथ बोलेंगे। और टाइम ना बोलकर इसको टाइम पीरियड बोलेंगे। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यार, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, टाइम पीरियड। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और क्या है कि नहीं। तो इसको वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया था, टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया था, स्पीड को मान लो वी से डिनोट किया था, तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। सो लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी। हो गया ना, काम खत्म। अच्छे से बताया हो, बहुत पूरा डिटेल के लिए पीछे वीडियो में जाओ, बार बार बोल रहा हूं मैं। ओके नेक्स्ट, मिटाता हूं इसको। नेक्स्ट क्या है भाई, चलो एक न्यूमेरिकल तो मिला, थैंक्स गॉड, एक न्यूमेरिकल तो दिख रहा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। ओके भाई, क्या बोल रहा है, वेवलेंथ बता। क्या है भाई, कह रहा है वेवलेंथ बताओ, तो वेवलेंथ निकालना है। ओके, कैलकुलेट द वेवलेंथ मतलब लैम्डा निकालना है, और क्या। ओके, क्या बोल रहा है भाई, क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली बात, क्या दे रखा है और क्या जानना है ये दिमाग में रखो। तो क्या दे रखा है भाई, क्या क्या दे रखा है ये तो निकालना है। टू फाइंड क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है भाई, गिवन डेटा क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहली बात क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है और स्पीड दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है और स्पीड दे रखा है। फ्रीक्वेंसी दे रखा है भाई 220 हर्ट्ज और स्पीड दे रखा है 440 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बोल रहा है कि वेवलेंथ बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ दम नहीं है। बोला वेवलेंथ बताओ। तो सबसे पहली बात अभी जस्ट पूछ रहे थे हम लोग, देख रहे थे कि v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। अरे भाई लैम्डा किसको हमने नाम दिया, वेवलेंथ को। t किसको दिया भाई, फ्रीक्वेंसी सॉरी टाइम पीरियड को। और v किसको दिया, स्पीड को। तो ये है, तो वेवलेंथ बताना है, तो वेवलेंथ बराबर हो जाएगा v इंटू टी। बोलना भाई, ये हो जाएगा। अरे भाई लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी। तो अब वेलोसिटी यहां पे दे रखा है, v मतलब वेलोसिटी दे रखा है 440, लेकिन यहां पे टाइम पीरियड दे रखा है और आपको यहां पे टाइम पीरियड चाहिए, लेकिन पूछ यहां दे क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सही बात है, लैम्डा दे रखा है, v हुआ भाई, v की वैल्यू दे रख दिया कितना 440, टाइम पीरियड सर दे ही नहीं रखा, कैसे निकालूंगा सर। अरे यार टेंशन मत लो, ये चीज आपको जानना होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम। बस हो गया, काम खत्म। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अरे भाई इसको इधर लेके आ गया, इसको इधर लेके चला गया। तो टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर f से डिनोट कर दो, आपको शौक लग रहा है तो भाई स्मॉल f ले लो। तो यहां पे लिख दूं ना यार 440, टाइम की जगह पर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख दूं। तो 440 इंटू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है भाई, 220। सो 220, तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब ये भाई 22 है और उसका डबल क्या होता है 44। तो 22 टू जा कितना हो जाएगा 44, तो कितना आ जाएगा 2। अच्छा वेवलेंथ की यूनिट हमने बोला था भाई किस क्या लेना हमेशा, मीटर।
तो वेवलेंथ की यूनिट होगी मीटर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर आ गया, आंसर खत्म। कुछ नहीं था, मैं आपके लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन है नहीं रियल में कुछ, इसको समझने की कोशिश करो। प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो सारी चीजें और ज्यादा क्लियर में आएंगी। इसके एक चीज के लिए मैं पूरा तो बताने नहीं लगूंगा वीडियो, तो मैं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल करा रहा हूं ताकि आपका जितना भी है पोर्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 100%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिटाता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करते कराते कहां पहुंच गए भाई। क्वेश्चन नंबर 10, a person is listening to a ton of 500 hertz sitting at a distance of 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between successive compression from the source? अब ये क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा सा दे रखता है, तो इंसान क्या होता है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता है। और जब इसलिए बोल रहा हूं, जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप चीजों को समझते हो, उसमें पहले इस चीज को समझो। तो ये इंग्लिश में है, तो आप हिंदी में जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें उसको समझने की कोशिश करो। दैट विल बी एनफ टू अंडरस्टैंड। यार बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे अगर चीज समझ जाओगे तो सबसे पहली बात, एक आदमी है जो 500 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी सुनता है, ठीक है, और कहां पे 450 मीटर दूर है एक सोर्स से। कोई कहीं से मान लो कहीं भी म्यूजिक लग रहा हुआ है, कहीं पे एक साउंड लगा हुआ है, 450 मीटर दूर पे वो बंदा 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है। तो कह रहे व्हाट इज द टाइम इंटरवल, तो बोला टाइम इंटरवल क्या होगा। अभी जस्ट क्यों मिटा दिया यार, यहां पे लिखा था कि टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो टाइम इंटरवल मिल जाएगा ना, टाइम ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बस इतना ही बताना है यार, मतलब देर का बड़ा सा, लेकिन आपको बताना तो सिंपल सा, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी मिल गया तो टाइम पीरियड मिल जाएगा ना। तो वही टाइम तो पूछ रहा है, टाइम इंटरवल पूछ रहा है, कितने सेकंड में वो आपको आवाज सुनाई देगी, तो कितना देर में लगेगा भाई। अगर 500 फ्रीक्वेंसी का 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी दे रखा है 5 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। तो इसको सॉल्व कर लो भाई। इसको सॉल्व कैसे करोगे यार, सबसे पहली बात तो इन्हीं चीजों में इंसान फंस जाता है, क्या करना है, कैसे होने वाला है। तो बहुत सिंपल तरीका है, 1 अपॉन 500 है, तो इसको कैसे निकालोगे भाई। चलो आप चाहो तो यही आंसर है, लेकिन चाहो तो इसका सिंपल तरीका भी अपना सकते हो। मैं आपको बताऊं, ये तो एक बचपन वाला भाई, 500 को 1 से करोगे, चलो आप बचपन वाले में ही जाओ, तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, है कि नहीं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। देखो ना 500 ये 10 है, तो एक 0 और लगाओगे तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगा, है कि नहीं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे एक और 0 लगाओगे और यहाँ पे एक और लगा दोगे। अब बताओ ना, 502 जा, तो 502 जा 1000, तो हो गया ना भाई, ये हो गया 000, है क्या ना, माइनस में तो 0.002, 0.002, यही है क्या, हो गया ना भाई, 0.002 सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो ये आप अपना बचपन वाला काम उसी से कम कर लिया करो। कि कैसे होता है भाई, ये कुछ लोगों को यही मालूम होता है, नहीं मालूम है तो सही करो यार। कि कभी भी ये छोटा सा एक था, उसको हमें करना था, तो एक बार 0 पॉइंट बढ़ा दो पहले, जब नहीं जाएगा तो हमेशा डेसिमल लगा दो। उसके बाद जितने बार नहीं जाए उतने बार यहाँ पे 0 बढ़ाओ, तो यहाँ पे 0 बढ़ाओ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इसके बाद जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल, क्या टेंशन। चलो यही दिमाग में रखो। नहीं, दूसरा तरीका ये था भाई कि ये क्या है 1/5, तो यहाँ पे हम क्या करते, चलो बता ही दे रहे हैं, ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका है कि 20 को 5 से करोगे, तो यहाँ पे 20 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, इसको 20 से कर दो, इसको 20 से कर दो, तो ये 1/1000 हो जाएगा, जाने दो। उसके बाद 1/1000 नीचे अगर 0 रहता है तो ये क्या करता है, डेसिमल को इधर उधर शिफ्ट करता है। तो आपके लेवल से बेहतर यही है, सबसे बेस्ट तरीका है, इसको ही अपनाया करो। बाद में आगे आपको समझ में खुद आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट, in which of the 3 media, air, water and iron, does sound travel the fastest at a particular temperature? कह रहा है भाई, हवा ले लो, पानी ले लो और लोहा ले लो, सबसे तेज किसमें साउंड ट्रेवल करता है। बहुत आसानी से, बहुत बार बता, मैंने वहां पे बताया कि पानी के अंदर लगभग 1530 मीटर पर सेकेंड साउंड ट्रेवल करता है, एयर के अंदर 332 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है, और किसी सॉलिड के अंदर अगर देखा जाए तो जो साउंड ट्रेवल करता है लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करता है। तो उसका मतलब देखा जाए, मैंने एक कंक्लूजन निकाला था कि भाई वाटर के अंदर
एयर का 3 गुना 3 टाइम्स जो है स्पीड होती है। तो वाटर के अंदर स्पीड एयर से 3 गुना ज्यादा होती है। और अगर देखा जाए किसी सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर एयर का 5 गुना, उससे भी ज्यादा, आप बोल सकते हो 15 गुना, अरे भाई सॉरी मैं ये बोल सकता हूं फिर 5 गुना, अगर 5 टाइम्स बोल सकते हो तो भाई एयर का 5 टाइम्स यानी 5 गुना क्या होता है, 5 टाइम्स मोर होता है किसमें, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जो स्पीड होती है एयर के जो है साउंड की, वो 5 टाइम्स मोर होती है एयर से, ऐसा बोल सकते हैं। और किसी सॉलिड के अंदर 15 टाइम्स मोर होती है एयर से, तो 15 गुना ज्यादा होता है किसी सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है भाई, सॉलिड के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है आयन के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होगी साउंड की। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं। नेक्स्ट, एन इको वॉज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए पढ़ दे रहा हूं भाई, आप चाहो तो आप बुक खोलना, मैं भी बुक खोल के रखा हूं, उसी से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ठीक है, आपको नेचुरल फील होगा कब, जब मैं यहां पे लिखकर टाइम पास करूं, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैं आपको यहां पे क्या है, आप एग्जैक्टली एनसीईआरटी आपका सीबीएसई का बुक देखो, उसके अंदर टेक्स्ट को इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 वहां पे जस्ट गिनते जाओ, 13 क्वेश्चन देखो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। यही क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी से पढ़ दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप भी पढ़ो और मैं जो बोल रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एन इको वॉज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। तो एक इको का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही समझना है। अरे इको का मतलब होता है कि कोई भी साउंड जाए, भाई साउंड रिफ्लेक्ट ही होने की वजह से हमें सुनाई पड़ती है, लेकिन अगर रिफ्लेक्ट जल्दी से हो जाती है तो वो इको नहीं कहलाता है। लेकिन रिफ्लेक्ट इको होने में क्या है, जैसे मान लो 0.1 सेकेंड लग जाए, 0.01 सेकेंड हो जाए, अगरचे वो आवाज थोड़ा सा रुककर उसके बाद वापस आती है, तो वो बार बार क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने लगती है, वो आवाज रिफ्लेक्ट होके वो आवाज पूरा फिर से जो बोल रहे हो वो आवाज कुछ मान लो कुछ जस्ट मिली सेकेंड में वो दिखाई देने, मतलब सुनाई देने लगती है। मैंने बोला हेलो, तो कहीं से हेलो आ रहा है, तो उससे इंसान को फिर बोलने में डिफिकल्टीज पड़ती है, दूसरा शब्द, दूसरा वर्ड बोलने में डिफिकल्टीज पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इको। तो इको में क्या होता है, आवाज जाती है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आवाज गई, उसके बाद टकरा के वापस आ गई, तो दैट इज कॉल्ड इको। तो मान लो एक इंसान, यहां पे क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन हाँ, इको वाले जितने भी होते हैं क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल बता रहा हूं। तो एक इको है जो 3 सेकेंड बाद सुनाई पड़ता है, उसके मतलब मान लो एक इंसान है, चलो मैं ही यहां पे हूं भाई, चलो मैं ही यहां पे हूं और यहां पे कुछ ऐसा रखा, मान लो मेरे सामने बोर्ड रखा हुआ है, देखो मैं कैसे दिखा सकता हूं, तो मैं ही हूं और ये मेरे सामने बोर्ड है। ओके भाई, ये बोर्ड रखा हुआ है, ये बोर्ड है, तो मान लो यहां पे मैं बोला, तो जो मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल के लिए इको हो रहा है, और जस्ट वो 3 सेकेंड बाद हमें सुनाई पड़ रहा है। कितना सेकेंड भाई, 3 सेकेंड, एस मतलब सेकेंड। ठीक है, तो 3 सेकेंड बाद यह आवाज हमें सुनाई पड़ रही है। मान लो एग्जाम्पल के लिए 3 सेकेंड के बाद मतलब इसका क्या हुआ कि यहां से जाना और फिर वापस आना। भाई हाँ, बात को समझो, मैंने बोला आवाज गई, टकरा के फिर वापस आई, तो टोटल 3 सेकेंड लगा। अगर मैं बोला सिर्फ यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना लगा, तो इसका आधा है, 1.5 सेकेंड लगा। यहां से यहां तक टकराना 1.5 सेकेंड, फिर वापस आना 1.5 सेकेंड, टोटल मिलाकर 3 सेकेंड। तो टोटल बोल रहा है कि जाना और आना टोटल कितना हुआ, 3 सेकेंड है। चलो ये समझना जरूरी है, मैं इसको इतना इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं कि जाना और आना, क्यों, क्योंकि इको के अंदर जाएगा फिर वापस आएगा, दैट इज कॉल्ड इको यार, रिफ्लेक्शन। तो जाना फिर उसी रास्ते से आना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, तो क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। तो कह रहा है भाई कि आप सोर्स से आपको क्या बताना है, यहां पे सोर्स मतलब मैंने बोला, तो यहां से यहां तक का जो दूरी है वो टोटल बताना है, ये टोटल दूरी बताना है, ये बोल रहा है। तो सबसे पहली बात, टोटल दूरी के लिए क्या करेंगे भाई, यहां से यहां तक की दूरी को बताना है, कितना दूरी होगा। ठीक है, ये कितना दूर पे है ये बताना है। तो चलो देखते हैं भाई, तो टोटल टाइम हमें मिल रहा है और उसका स्पीड देख रहा है भाई, साउंड की स्पीड तो जरूरी है ना, चाहिए, तो साउंड की स्पीड दे रखा है कि नहीं, दे रखा है 342 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड मतलब v दे रखा है 342 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, 342 मीटर पर सेकेंड दे रखा है स्पीड, और ये हमारा टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है 3 सेकेंड। ओके, ये जो टाइम है ये दे रखा है 3 सेकेंड। तो अभी ये टोटल वेलोसिटी, ये स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, और ये हमारा दे रखा है टाइम, जाना और आना। तो अगर मैं बोलूं दूरी क्या होगा, तो आपको मालूम हो चाहिए कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अरे अभी जस्ट पढ़े यार, वेलोसिटी बराबर, ये कब से पढ़ते हैं यही बार बार। अब मैं इसकी वेवलेंथ, आज अगर साउंड वेव बोल रहा था तो यहाँ पे क्या है, वेव बोल रहा था तो यहाँ पे वेवलेंथ ले रहा था। अभी नॉर्मल स्पीड बोलो, स्पीड दे रखा है साउंड की, तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो आपको डिस्टेंस बताना है, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, इसे स्मॉल टी से लिख दिया मैंने, ठीक है। वेलोसिटी कितना दे रखा है, 342 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। टाइम कितना है आप आता हो, टाइम पूरा जाना और आना, मैं सिर्फ अगर जाने का ले लूं तो कितना टाइम रहेगा भाई, 1.5 सेकेंड, मतलब 3/2, आधा। अरे यार जाना और आना टोटल 3 है, तो अगर देखा जाए सिर्फ जाना कितना होगा, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कितना हो जाएगा, तो बताओ ना, 3 का आधा, 1.5 मतलब 3/2, इसका आधा कर दिया और क्या, डिवाइड बाई 2 कर दिया मतलब आधा हो गया। अभी कट कर दो भाई, 2 1 जे 2 है कि नहीं, 7, उसके बाद 1, सिंपल सी बात है ना, 2 1 जे 2, यहां पे बचा 1। तो आप चाहो तो वही बचपन वाला यार, बचपन वाला तरीका, 342 को 2 से डिवाइड कर दो ना, है कि नहीं, 2 को 342 से कर दो, आराम से आएगा ना 171, ठीक है। तो 171 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना भाई, 3 1 जा 3, आप अपने हिसाब से करना, 3 7 जा 21, ठीक है, 3 1 जा 3 और 2 5, तो 513, तो डिस्टेंस हो गया 513 मीटर। बात समझ में आया। अब मैंने एक तरीका बताया, कहां से कहां तक की दूरी मैंने निकाला, यहां से यहां तक का जाने का। मैं बोलूं टोटल दूरी कितना होगा, तो भाई इसका डबल, मतलब 1026। बात को समझो, ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोल रहे सोर्स से जहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस तक, वहां तक की दूरी बताना है। तो मैंने क्या किया भाई, टाइम टोटल दे रखा था 3 सेकेंड, तो हमने क्या किया, टाइम को आधा लिया ना भाई, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में इसका आधा ही टाइम लगा ना, ये तो पूरा टाइम था जाना और आना, तो मुझे सिर्फ चाहिए जाने तक का, यहां तक का, तो मुझे आधा टाइम ले लो ना यार, काय को ज्यादा लोगे। अब बोल लो नहीं बस सर ऐसा नहीं करना, ठीक है बेटा दूसरे तरीके से करके दिखा दो। चल भाई इधर देख ले, सिंपल चीजें हैं बहुत, चीजें वही रखेंगे। अब देखो, जब टोटल टाइम लग रहा है 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम यहां से यहां तक आने का है ना। तो अगर देखा जाए तो दूरी मान लो, अगर से डिस्टेंस, दूरी को हम लोग मान ले, क्या मान ले रे भाई, डी मान ले। चल दूरी को अगर डी मान ले, तो जाना डी और आना डी, तो कितना डी, 2D, है कि नहीं। तो अगर दूरी, दूसरे तरीके से बता रहा हूं, तो अगर देखा जाए टोटल डिस्टेंस बराबर होता है भाई आपका सेम यार, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल वेलोसिटी, तो वही है, लेकिन टोटल टाइम ले लेंगे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल टाइम, है कि नहीं। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है भाई, जाना मान लो, टोटल यहाँ पे ले लिया, जाना डी और आना डी, तो टोटल कितना डी, डी प्लस डी, डी ना बोल देना, डी, है कि नहीं, वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। तो एक काम कर लिख देना भाई, वेलोसिटी दे रखा है 342 मीटर पर सेकेंड, टोटल टाइम दे रखा है कितना, 3 सेकेंड, तो d प्लस डी 2D हो जाएगा, तो 2D इक्वल 342 इंटू 3, तो भाई d बराबर क्या हो जाएगा, 342 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। भाई सॉल्व करोगे तो लास्ट में वही दिख रहा है ना, अरे 342 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 वही आएगा 513 मीटर। तो समझो, पहले बात को समझोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो किसी काम का नहीं है। तो इको वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे भी करोगे, देखो ना, कैसे भी करोगे आंसर सेम आने वाला, और 100% एक्सेप्टेबल है। ये नहीं बोला हमारे सर बोले, हमारे टीचर बोले थे, हमारे सर बोले थे, ऐसा नहीं सर ये वाला सही, ऐसा नहीं लेने का, ऐसा लेने का कुछ नहीं। फार्मूला आपको रटा के रखते हैं कि इको के लिए फार्मूला लगाना, इको के लिए क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाय 2, ऐसे फार्मूला बुक में लिखा रहता है। ये सब रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, क्या सिचुएशन है, कैसे करना है, इस क्वेश्चन को समझोगे तो मजा आएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, वाई आर द सीलिंग ऑफ द कंसर्ट हॉल कर्व्ड। जहां पे भाई कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, या फिर जहां पे
कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई बड़ा हॉल बनाया जाता है जहां से लेक्चर लिया जाता है, कोई भी सेरेमनीज होती हैं, वहां पे क्या होता है, वो थोड़ा सा कर्व टाइप बनाया जाता है हॉल। क्यों कर्व बनाया जाता है? क्योंकि कर्व जब रहेगा तो बार बार क्या होगा, लाइट जो है वो, चाहे लाइट भी देखा जाए, लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है, तो साउंड भी क्या होता है, जैसे मान लो आप यहां से बोल रहे हो तो लाइट अगर कर्व रहेगा तो क्या होगा, बार बार रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके सबको आवाज आराम से सुनाई पड़ेगा। तो यही वजह मैंने बोला था बहुत, टॉम शेप कैसे होता है, टॉम शेप जो होता है ना, देखो ना वो ऐसे बनाया जाता है बार बार। किसी भी प्रेयर हॉल देखा जाए, कोई भी प्रेइंग, मुस्लिम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियन, तो सबका क्या है, सिखिज्म, सबका ले लो तो देखो एक गुंबद टाइप बनाया जाता है। ऐसे देखो ना, यहाँ पे ऐसे उनका अपना सिंबल रहेगा और यहाँ पे रहते हैं, लेक्चर लेते हैं, यहाँ पे प्रेयर करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे जो भी बोलेंगे आवाज बहुत क्लियर कर सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन होने की वजह से आवाज बहुत आसानी से एक जगह इंसान बोलेगा और चारों तरफ सुनाई पड़ेगा। अगर इसको ऐसा शेप बना देंगे तो आवाज इंसान को सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा बनाया जाता है ताकि आवाज, साउंड क्या करेगा, बार बार रिफ्लेक्ट हो, और रिफ्लेक्शन की वजह से आवाज बहुत कम बोलने पर सबको सुनाई पड़े, है कि नहीं? मतलब स्लो बोलो और सबको सुनाई पड़े, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। आज हमें समझ में आ रहा साउंड चैप्टर पढ़ने के बाद यार कि मतलब जो ऐसे गुंबद टाइप, जो टॉम शेप जो होता है, ऐसे स्फेरिकल शेप जो होता है, वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या शेप मतलब शौक में डाला जाता है? पता चला शौक में नहीं होता है, बल्कि उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक वजह है। वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन बाद में क्लियर कट होती हैं, इसलिए हमें एजुकेटेड होना जरूरी है कि नहीं? नहीं तो सिर्फ ऐसे ही बस बनाते रहेंगे, सब कुछ ना कुछ सबके पीछे वजह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर? यार ह्यूमन ईयर का ऑडिबल रेंज क्या होता है? इंसान ऑडिबल रेंज, इंसान कहां से कहां तक सुनता है भाई? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है इंसान। हर्ट्ज का मतलब, मैं बार बार बोला, हर्ट्ज तो एक साइंटिस्ट का नाम था। हर्ट्ज का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सिंपल सी बात भाई, वाइब्रेशन। तो कितना वाइब्रेशन कम से कम 1 सेकंड में होगा तो इंसान सुनेगा? भैया 20 हर्ट्ज, कम से कम 20 बार वाइब्रेट अगर कोई चीज करे तो इंसान सुनेगा, और 20,000 तक अगर वाइब्रेट होगा तो सुनेगा। उससे ज्यादा तो नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासाउंड, और उससे कम रहेगा तो बोलेंगे इंफ्रासाउंड। मतलब सुनने के लिए क्या चाहिए भाई? ऑडिबल साउंड, ना कि इंफ्रा, ना कि अल्ट्रा, बीच में चाहिए ऑडिबल साउंड, तभी इंसान सुनेगा। मतलब मच्छर जो होता है बहुत शाना होता है, दबंगी के साथ में आता है, एकदम दबंग बन के आता है मच्छर, है कि नहीं? मॉस्किटो जो आते हैं देखो, पर उनका कितना तेज वाइब्रेट करता है कि आपको आवाज आती है, डायरेक्ट आवाज उनकी सुनाई पड़ती है, पर की आवाज। मतलब वो 20 से ज्यादा 20 टाइम से ज्यादा 1 सेकंड में उसका वाइब्रेट करता है, पर इसकी वजह से आपको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? क्लियर कट समझ में आया भाई? ओके, उसके बाद व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड? का रेंज क्या होता है भाई? 20 हर्ट्ज से कम। अल्ट्रासाउंड का रेंज क्या होता है भाई? 20,000 से ज्यादा, बताया अभी जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? आपके इंटेक्स क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? लास्ट वाला, अ सबमरीन इमिट्स अ सोनार पल्स which returns from underwater cliff is 1.02 second if the speed of the sound in a salt water is 1531 meter per second, how far is the cliff? देखो फिर से वही क्वेश्चन आए, फिर से वही इको वाला क्वेश्चन आए भाई, कि मान लो कहीं से सोनार, मतलब समझते हो ना, सोनार क्या होता है भाई? एक डिवाइस है जो समंदर में, जो ओशन के अंदर का उसकी डेप्थ को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई बहुत ही खतरनाक कोई मान लो वेल मछली अगर है समंदर में तो पता लगा लिया जाता है। क्योंकि साउंड वो एक वेव जनरेट करती है, वो वेव क्या होता है? जस्ट जाता है और टकरा के वापस आ जाता है, जो भी सामने पड़ता है उससे टकरा के वापस आ जाता है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कितनी दूरी पे है, तो कितना टाइम लगता है उसको आने में, ये इंपॉर्टेंट रहता है ना भाई। तो फिर से वही बात यार, जो मान लो एक कोई क्लिफ है, फिर से यहाँ पे सोनार डिवाइस है, फिर से मैं और बोर्ड हो गया, और वो एक उसको जाने में, उसको एक वेव जनरेट करने में, जाने में और आने में, देखो ना लिखा है विच रिटर्न्स फ्रॉम अंडर वाटर क्लिफ 1.02। भाई अब पानी के अंदर की बात हो रही है, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे हूं, ये समंदर है, चलो भाई इसे बनाते नहीं सोचोगे ऐसे, यहाँ पे सोनार है, अबे यहाँ पे सोनार है, यहाँ पे समंदर है कि नहीं? यहाँ पे क्या क्या लाइट डाल, यहाँ पे क्या है, सॉरी लाइट में बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे साउंड डाला, साउंड जनरेट करके एक वाइब्रेट, ये क्या है? एक फ्रीक्वेंसी एक जनरेट हुई, एक वेव जनरेट हुआ, और वेव क्या हुआ? पानी के अंदर गया, ठीक है, पानी के अंदर गया,
जाना और वापस आने में टोटल टाइम जो उसको लगा वो कितना लगा भाई, कहां दे रखा है 1.02 सेकेंड, 1.02 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, टाइम जाना और आना टोटल सोनार। और उसकी जो स्पीड थी पानी के अंदर स्पीड जो होती है आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या है, 1531 मीटर पर सेकेंड। पानी के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की 1531, 1500 में बोला था ना, 1531 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो क्या बोल रहे भाई, बोल रहे क्लिफ तक की दूरी क्या होगा भाई। ये जो सबमरीन है जो यहाँ पे जो भी है जो जहाज है पनडुब्बी, वो यहां से यहां तक कितनी दूरी में होगी, कितना गहराई में है। इससे ये जो क्लिफ है कुछ भी है, जो मान लो यहाँ पे पहाड़ है समंदर के अंदर, तो ये कितना दूरी पे है। फिर से वही बात, कैसे करना चाहोगे आपकी मर्जी, बताओ ना। मैंने खुद बोला यार कि डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। अब भाई वेलोसिटी बराबर दे रखा है 1531, टाइम कितना लगा, टाइम लगा टोटल आने और जाने का 1.02 सेकेंड। मैं बोलूं सिर्फ जाने का, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी निकालना है ना, तो सिर्फ जाने का टाइम इसका आधा नहीं हो जाएगा भाई, और आने का टाइम इसका आधा, तो आधा आधा जुड़ जाएगा। तो चाहो तो टाइम को क्या कर दिया करो, बार बार आधा कर दो यार, काम हो जाएगा। क्योंकि जाने का टाइम 1 और आने का टाइम दोनों मिलाकर इतना है, तो जाने वाला कितना टाइम लगेगा भाई, इसका आधा। तो चाहो तो इसको आधा कर दो 1.02, तब भी काम हो गया, दूरी मिल गई ना। इसको सॉल्व कर दो, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो यार, कितना है, ये एक 1.02 है, इसको आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 0.51, इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देना यार इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्ट बुक में आपका आंसर कितना रखा है, टाइम पास नहीं करें इसके लिए 781 मीटर, कोई जरूरी नहीं है इसको अलग से लिखना, 781 मीटर। ठीक है, अब देखो अगर इंसान दूसरा चाहे नहीं सर मुझे ऐसा नहीं करना है, अबे तो टोटल दूरी लिख ले भाई। तो टोटल दूरी कितना है, मान लो जाना d आना d, तो टोटल 2d, तो टोटल 2d, तो वेलोसिटी पर इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टोटल टाइम ले लेंगे 1.02, लास्ट में यही d यहां पे डिवाइड हो जाएगा। कैसे भी करोगे आंसर सेम है। तो पिछला क्वेश्चन जो था उसी तरीके से ये भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मारू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, चालू करते हैं डायरेक्ट, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का अपना जो है डायरेक्ट वाला जो भी क्वेश्चन है, जितना भी थ्योरेटिकल सबका पूरा बताते जाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस। अरे यार यही तो शुरुआत है हमारा। व्हाट इज साउंड, साउंड इज अ वाइब्रेशन, साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव। ठीक है, इज डिपेंड अपॉन मीडियम, मेटेरियल मीडियम, पूरा अच्छे से बताया भाई। ठीक है, साउंड को ट्रेवल कर ले, साउंड कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है, उसमें कौन सी वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। साउंड के अंदर क्या होता है, कंप्रेशन और रेरफैक्शन होता है। ठीक है, तो पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे को ऐसे जस्ट कंप्रेस किया, उसका रेरफैक्ट मतलब क्या, थोड़ा दूरी, तो डेंसिटी बढ़ती है फिर घटती है, डेंसिटी बढ़ती घटती है, ऐसे करते 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 साउंड पहुंच जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है अपना, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ द कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन आर प्रोड्यूस नियर द सोर्स ऑफ साउंड। तो कैसे साउंड कंप्रेशन और रेरफैक्शन कैसे होता है यार, बोला उसको डिफाइन करो। मैंने बहुत डिटेल में उसमें बताया हुआ है, लेकिन ऐसे बता दिया भाई कि अगर मान लो यहां से आप जो बोल रहा हूं, मान लो मैं माइक है यहां पे बोल रहा हूं, तो जो बोल रहा हूं तो यहां पे हो क्या रहा है, कुछ पार्टिकल जो है वो नजदीक हो जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। कुछ दूर दूर हो जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेरफैक्शन। फिर कुछ नजदीक हो जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। फिर कुछ नजदीक हो जा रहे हैं, ऐसे नजदीक दूर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन। मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था कि ऐसे ऐसे मान लो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, ऐसे ऐसे रेरफैक्शन, फिर ऐसे ऐसे कंप्रेशन, फिर ऐसे ऐसे रेरफैक्शन। इसको हमने ग्राफ में बताया था भाई, ऐसे ऐसे कंप्रेशन रेरफैक्शन, इसको ग्राफ में बता दिया था। क्योंकि ये कंप्रेशन है, रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या कहता है भाई, कंप्रेशन होता है। तो बहुत अच्छे से बताया, सब चीजें छोटी छोटी हैं। ठीक है, क्लियर कट, क्लियर, आगे बढ़ो। पूरा डिटेल में बताया यार, इसलिए इसमें यहाँ पे मैं इतना टाइम पास नहीं कर रहा हूं। आपको अगर वीडियोस देखोगे उससे पहले तो भी समझ में आएगा ना, नहीं तो ऐसे टाइम पास है तो टाइम पास करो, हम क्या करें। मैंने तो अपना काम किया ना पूरा डिटेल में। ओके, साइड एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर अ प्रोपगेशन। या लिखा हुआ है, प्रूव दैट साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो कह रहा भाई एक एक्सपेरिमेंट करो जिससे प्रूफ करके दिखाना है कि साउंड को किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होने के लिए, यानी आवाज को सुनने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। अरे सिंपल सी बात, यहीं पे मैं बोल रहा हूं, यहां पे ग्लास को बंद करके कर दे, पूरा ग्लास पैक कर दो,
दरवाजा बंद, तो फिर क्या होगा भाई, मेरी जो आवाज होगी वो बाहर नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि इसको जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं है, जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए ना। तो कहीं साउंड डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होने के बाद गया गिलास से वापस आ जाएगा, वहीं पर बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए आवाज नहीं सुनाई पड़ता। चले, उससे बड़ी बात क्या है यार, कहीं भी वैक्यूम है, कहीं भी साउंड है, कहीं भी एयर है, एयर को पूरा पूरा निकाल दो, उस पर वहां पे बोलोगे आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। चलो, उससे बड़ी बात क्या है भाई, उससे बड़ी बात क्या है कि आप कोई एक जार लो, ठीक है, उस जार के अंदर क्या है, हवा रहेगा पहले से, उस हवा को पंप से निकाल दो, वैक्यूम बना दो, ठीक है, वैक्यूम बना दो। उसके बाद उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक बेल रखो, उसको बजाओ, इलेक्ट्रिक बेल रहेगा तो उसको बजाओ, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी से बजेगा ना भाई, वहां से वाइब्रेट करो। तो जो बेल आपके पास जो भी बेल होती है, जो घंटी होती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है, जो बजाते हैं वो वाला नहीं, मैं इलेक्ट्रिक बेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बटन दबाए बजने लगा, तो नॉर्मल कितना तेज बजता है, और उसी को क्या काम करो, एक केन के अंदर रख दो जहां पे एयर ना रहे, तो बजाओगे तो फिर क्या है, आवाज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भाई आवाज को क्या चाहिए, किसी ना किसी मीडियम को चाहिए, बिना मीडियम के वो ट्रेवल नहीं कर सकता है, वो सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट, why is sound wave called longitudinal wave? अबे साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव क्यों कहलाती है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव के अंदर पूरा साउंड के टाइप्स, साउंड का जो साउंड एज अ वेव है तो उसके टाइप्स बताया मैंने। तो भाई साउंड जो है वो लॉन्जिट्यूडनल, साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव मतलब जो वेव मीडियम पे डिपेंड करती है उसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। उसके बाद उनमें कौन सी वेव है, उनमें भी दो तरीके से वेव होती है, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो लॉन्जिट्यूडनल का एग्जांपल मैंने बोला भाई कि जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो, कंप्रेशन हो, रेयरफैक्शन हो, कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो। जैसे स्प्रिंग को आप डिस्टर्ब कर दो तो कहीं कहीं क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, कहीं ऐसे दूर हो जाएगा, कहीं कंप्रेस कहीं दूर हो जाएगा। तो जिस वेव के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। और लेकिन रस्सी ले लो और ऐसे आप डिस्टर्ब कर दो तो ऐसे से करके बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं भाई, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अच्छे से बताया, बहुत डिटेल में बताया, आप देख लेना। ओके, which characteristics of the sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? भाई आप अंधेरे में बैठे हो, मालूम ही नहीं कौन बैठा हुआ, कोई आया वहां पे बात करता है, बुलाता है मुझे, हेलो, फिर हम फौरन समझ जाते हैं यार, मेरे को समझ में आ जाता है कौन बुला रहा है, तो बुला कौन रहा है ये पहले पता चल जाता है। यहां तक कि यार अगर 5 लोग आए और 5 लोग एक ही आवाज से, मान लो 5 के 5 मेल हो, 5 के 5 फीमेल हो, तो 5 के 5 मेल होंगे तो उनका भाई लाउडनेस अगर एक जैसा बोले, फिर भी आप पता पा जाओगे कि भाई ये कौन है, आदमी है और आदमी में कौन है। 5 के 5 फीमेल हो और एक ही पिच से बोले, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही लाउडनेस भी रखें और एक ही पिच से भी बोलें, फिर भी आप समझ जाओगे नहीं ये दूसरा कोई है। जैसे सिंगर्स को समझ जाते हैं लोग कौन गा रहा है ये, तो उसी तरीके से, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि भाई एक टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होती है, वो हर इंसान की एक अलग पहचान होती है, सबका वो ना तो पिच, ना तो किसी फ्रीक्वेंसी, ना तो किसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो किसी इंसान अगर कोई बंदा है और अगर क्या है भाई अंधेरे में भी बात कर रहा है, बोल रहा है, तो आप उसको पहचान सकते हो कि वो कौन है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ साउंड जो है गॉड ने हर एक इंसान का सबका अलग अलग दे के रखा है, ठीक है, सबका अलग अलग दे रखा है, इसलिए वो पहचान में आता है। तो वो किस लिए पहचान पाओगे, क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से। वो छोटी सी बात है, लास्ट में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ओके, फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हर्ड फ्यू सेकेंड आफ्टर द फ्लैश इज सीन। मैंने बोला है भाई एक टॉपिक हमने लिया हुआ है, उसमें क्या नाम था, स्पीड ऑफ साउंड वर्सेज स्पीड ऑफ लाइट। आपको मालूम होना चाहिए कि लाइट जो है बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चलती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है, बहुत तेज, ठीक है। 3 लाख जो है किलोमीटर पर सेकेंड जो है स्पीड ऑफ लाइट होता है, बहुत तेज चलता है। और स्पीड ऑफ साउंड तो बहुत कम है यार, एयर में तो 330 मीटर पर सेकेंड है, 332 मीटर पर सेकेंड। तो अगर देखा जाए भाई तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो अगर मान लो कहीं पे थंडर है और थंडर की वजह से जो फ्लैश होता है, तो फ्लैश फौरन दिखेगा। क्यों भाई? क्योंकि फ्लैश लाइट है ना, लाइट बहुत तेजी से आपके पास आ जाएगी। साउंड को बेचारे को थोड़ा ट्रेवल करने में देर लग जाएगा, तो इसलिए साउंड को थोड़ा टाइम लगेगा आपके कानों तक पहुंचने में, इसलिए थंडर को टाइम लगेगा पहुंचने में। और जो फ्लैश उसके अंदर होगा, जो स्पार्क्स होंगे,
जो लाइट जनरेट होगी वो क्या है भाई, लाइटनिंग जो होगी वो आपके पास फौरन पहुंच जाएगी। सिंपल सी बात यार, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक भी लिया हुआ है, मैं ये बार बार रिमाइंड करते जा रहा हूं कि मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। Okay, what are the typical wavelength of the sound wave in a air corresponding to these two frequencies? Take the speed of the sound in a air as 344 मीटर पर सेकेंड। तो एक आदमी है भाई जिसका रेंज ऑफ हियरिंग कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान है उसकी हियरिंग रेंज कितना होता है भाई, उसका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। तो कह रहे हैं उसका वेवलेंथ बताओ, अगर स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है 344 मीटर पर सेकेंड, तो वेवलेंथ बताना है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो आपको सबसे पहली बात क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा भाई, जहां पे फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, जहां पे वेलोसिटी दे रखा हो, वहां पे वेवलेंथ के लिए क्या बताएंगे भाई, वेवलेंथ के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, अभी बताया था कि वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है भाई, 1 फ्रीक्वेंसी होता है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। तो आप बोल सकते हो कि वेवलेंथ इज इक्वल टू v/f, f मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्मॉल f। तो यहां पे दे रखा है वेलोसिटी, अगर वेवलेंथ की बात करें, अगर 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो यहां पे स्पीड तो दे रखा है, कांस्टेंट है। स्पीड कितना दे रखा है भाई, स्पीड दे रखा है 344 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड दे रखा है 344 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 20 से 20,000। तो चलो पहले 20 ले लो, तो वेवलेंथ मिल जाएगा भाई। यहां पे कट कर दोगे, कितना हो जाएगा ये कट करने पर, देखो ये कभी भी जीरो रहे तो ये हमेशा क्या करेगा, ये यहां पे देखो जीरो क्या काम करेगा, यहां पे जस्ट एक डिजिट के बाद पॉइंट लगवा देगा हमेशा, और ये जीरो कट कर सकते हो, ऐसे हमेशा दिमाग में रखो। तो ये हो गया 334.2। अब इसका आधा कर दिया जाए तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई, इसका 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 2 जा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 17.2 मीटर। ये हो गया हमारा पहला, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी फॉर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के लिए। 20 हर्ट्ज के लिए वेवलेंथ कितना होता है, कितना भाई, 20 हर्ट्ज के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, 17.2 मीटर। अब अगर इसी को बदल दूं मैं, इसको क्या कर दूं मैं, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज कर दूं। चलो भाई फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को 20 हर्ट्ज कर दूंगा, 20,000 हर्ट्ज, तो अगर मैं कर दूंगा तो वेवलेंथ बराबर फिर से वही वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी फार्मूला। वेलोसिटी दे रखा है कितना 344, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 20 हर्ट्ज 20,000। तो अभी क्या होगा भाई, ये पूरा कहानी बदल जाएगी। अब देखो यहां पे खुद देखो, आपको वही सेम कहानी, डरना नहीं है। 1 2 3 4, तो यहां पे देखो 1 2 3, उसके बाद एक जीरो बढ़ाओ, उसके बाद अब यहां पे पॉइंट लगाओ, तो ये हो जाएगा 0.0344। अब ये यहां पे सब जीरो हट गया, डिवाइड बाय 2 करो। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसको, अब ये देखो डरना नहीं है, नॉर्मल तरीका वही सेम आएगा, वही सेम तरीका आएगा भाई। क्या 2 1 जा 2, ये जीरो हटाओ, इसे पढ़ा नहीं थे, 0.0, 2 1 जा 2, 2 7 जा, ये कितना हो जाएगा, 7 जा कितना हो जाएगा 34, 14 एंड 2 2 जा, सेम आएगा। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहां पे जीरो इसे पढ़ा नहीं तो 0.0172, ठीक है। तो 0.0172 ऐसे कर जाएगा, ये आराम से आ गया, ये मीटर आ गया। तो अगर देखा जाए 20,000 हर्ट्ज के लिए, 20 किलो हर्ट्ज अगर मैं बोल दूं, 20,000 हर्ट्ज के लिए जो वेवलेंथ होगा वो 0.0172 मीटर, और इसके लिए कितना होगा 17.2 मीटर। तो इसका रेंज कितना हुआ, तो रेंज देखा जाए तो कितना हो गया भाई, 17.2 मीटर से लेकर 0.0172 मीटर तक का जो रेंज होता है वो किसके लिए होता है भाई, वो होता है हमारा, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है तो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 2 चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है। 2 लोग हैं जो अपोजिट है भाई, एक एल्यूमिनियम रॉड है, उसके जस्ट अपोजिट पे 2 लोग खड़े हुए हैं। One strikes the end of the rod with a stone
फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। ठीक है, तो मान लो एक पत्थर मारा, तो एक रॉड पर एल्यूमिनियम पत्थर रॉड पे भाई 2 एल्यूमिनियम रॉड है, देखो ना, ऐसे चीजों को बनाने की समझने की कोशिश करो, बार बार बोलता हूं, सही भाषा में समझने की कोशिश करोगे तो मामला समझ में आ जाएगा। एल्यूमिनियम रॉड एक इधर है, एक एल्यूमिनियम रॉड इधर है, इधर एक बच्चा खड़ा है, एक बच्चा इधर खड़ा हुआ है। एक पत्थर मारो, एक पत्थर मारा तो यहां पे जस्ट पत्थर टकराया, उसके बाद ये बच्चे को सुनाई पड़ा आवाज। तो ये बोल रहा है यार कि एयर एल्यूमिनियम में जो एल्यूमिनियम के अंदर जो स्पीड हुआ होगा साउंड का बहुत तेज गया होगा, जाहिर सी बात है चूंकि सॉलिड है, और एयर के अंदर कम हुआ होगा। तो ये बंदे को, ये जो इधर खड़ा हुआ है, इसको जो टाइम लगेगा सुनने में वो तो एयर रहेगा, और जिसको जो टाइम लगेगा सुनने में वो तो एल्यूमिनियम रहेगा। तो वही बोल रहा है उसका रेशियो बताओ, सिंपल सी बात है। तो यहां पे आपको क्या है समझने की जरूरत होती है, तो टाइम का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले बात एल्यूमिनियम का निकाल दो टाइम, उसके बाद फिर एयर का निकाल दो टाइम क्या लगा होगा, बस काम खत्म ना यार, तो काम खत्म हो जाएगा। तो क्या दे रखा है पहले उसके लिए, ये तो देखो, तो एल्यूमिनियम के लिए ये हाँ वेलोसिटी दे रखा है भाई, वेलोसिटी दे रखा है। तो आप पहले ही पढ़े हो अभी जस्ट कुछ देर पहले, ये तो हमने दिखा दिया, बना दिया। तो चलो मान लो ये हमारा यहाँ पे तो एयर से आ रहा है, तो भाई आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। भाई डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ही तो होता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा यार, टाइम बताना है, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। अरे यार छोटी सी टाइम चीज है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, है कि नहीं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। अगर मैं एयर की बात करूंगा, चलो भाई टाइम को अगर टी से डिनोट कर दो तो टी एयर, तो डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दो तो डी डिस्टेंस, तो वही है ना, डिस्टेंस दूरी तो सेम ही है, तो डिस्टेंस मान लो डी है, वेलोसिटी एयर क्या लिया जाएगा भाई। अच्छा अगर मान लो ये तो एयर का बात कर लिया, अगर टाइम मान लो एल्यूमिनियम का लिया जाएगा, एल्यूमिनियम एल मान लो, तो यहां पे डिस्टेंस तो वही है, बदलेगा नहीं भाई, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस किसी भी चीज का मान लो डी है, वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन वेलोसिटी बदलेगा ना भाई, एल्यूमिनियम की वेलोसिटी रहेगी। वेलोसिटी साउंड की एल्यूमिनियम पे अलग होती है, एयर पे अलग होती है, दूरी थोड़ी ना बदल जाती है, दूरी तो वहीं पे वहीं खड़े हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि रेशियो बताओ किसका, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर टू द एल्यूमिनियम। तो एयर और एल्यूमिनियम का रेशियो बताना बेटा, बहुत आसान है। देखो ऐसे पहले समझा करो क्वेश्चन को, पहले फॉर्मूला क्या लगेगा उसको बनाया करो, उसके बाद सिचुएशन को समझो। दूरी थोड़ी ना कहीं बदलती है, लेकिन हाँ स्पीड साउंड का एयर में अलग होता है, एल्यूमिनियम में अलग होता है। तो टाइम भी एल्यूमिनियम में अलग लगेगा, टाइम एल्यूमिनियम में कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर एयर में देखा जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा भाई, है कि नहीं। तो अब उसी को समझना है। तो कह रहा है एयर और एल्यूमिनियम का रेशियो बताओ टाइम का। तो भाई अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इनको डिवाइड कर दो, मैं यहीं पे डिवाइड करता हूं टाइम पास ना करने की वजह से, यहां पे डिवाइड कर दिया। तो अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा टी एयर डिवाइड बाई टी एल्यूमिनियम। अब भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे डिवाइड किया जाता है, सर 4 चीजें कैसे डिवाइड किया जाता है, तो मैं आपको समझा दूं। ये ऊपर जाता है हमेशा, याद रखो हमेशा, अभी देख लो ऐसे ऊपर जाएगा और ये इसके साथ जाएगा जब 4 चीजें रहें। तो डिस्टेंस ऐसे पड़ा रहने दो, डिस्टेंस को डी से डिनोट किए होते कितना अच्छा होता है, इनटू वी एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम को कैपिटल ए एल लिख दिया हमने, ठीक है, चलो कैपिटल ए एल लिख दो, कुछ गुना नहीं है बाबा। उसके बाद वी एयर तो पहले से था इधर, और डिस्टेंस तो है ही है, देखो वी एयर पहले से था, डिस्टेंस इधर चला गया, डिस्टेंस कट गया भाई, एक ही जैसा चीज है, तो मिल गया वी एल्यूमिनियम डिवाइड बाई वी एयर। अब ये चीज दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, चेक कर लो आप। एल्यूमिनियम का वेलोसिटी दे रखा है 6420, एल्यूमिनियम की वेलोसिटी दे रखा है 6420, और बेटा आपका दे रखा है, देखो ना एयर का जो वेलोसिटी दे रखा है 346 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 2 से कट कर दो, नॉर्मली जैसा भी करना चाहो कर दो, तो ये आ जाएगा 0.054, कितना आता है भाई 0.054 आता है। अब ये रेशियो क्या हो जाएगा भाई 0.054 कट कर, तो जाहिर सी बात है बचेगा क्या, डिवाइड बाई 1, और क्या कुछ नहीं होता, तो क्या होता है 1। तो
तो अगर रेशियो देखा जाए तो कितना हो जाएगा 0.054 डिवाइड बाई यार इस टू 1, ये आ गया रेशियो, आंसर आ गया। सिंपल है, चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझोगे तो उसका मतलब ये चीज पहले समझने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, पहले तो आपको जाना पड़ेगा कि हमने कहां पढ़ाया हुआ है, एक एक बात एग्जैक्टली जाना पड़ेगा, क्या क्या हमने पढ़ाया है, डिटेल में पूरा सब कुछ समझाया हुआ है, उसको समझ में आ जाएगा। वो न्यूमेरिकल्स वहां पे जो फॉर्मूलेज है, जो भी फॉर्मूले वो सब समझ में आ जाएगा, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ अ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट्स इन 1 मिनट। देखो कह रहा है कि कोई भी चीज है उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 हर्ट्ज है। तो किसी भी चीज का फॉर एनीथिंग यार, फॉर एनीथिंग मान लो फ्रीक्वेंसी उसका दे रखा है 100 हर्ट्ज। अच्छा 100 हर्ट्ज का मतलब क्या है यार, देखो पहले सिंपल भाषा में जाएगा तो तभी समझ में आएगा। 100 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में 100 बार वाइब्रेट करना। हिंदी में लिख रहा हूं, आपको ये मत समझना, ये आपको समझना है। किसी चीज को समझने का इंपॉर्टेंस दो कभी, वो आपके लिए वो ज्यादा जरूरी रहेगा। तो पहले 100 हर्ट्ज बोल रहे हो लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हो क्या है यार। 100 हर्ट्ज का मतलब कोई भी चीज एक सेकेंड में 100 बार वाइब्रेट कर रही है, 100 बार वाइब्रेट करना। तो एक सेकेंड में 100 बार क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है वो, ठीक है, 100 बार वाइब्रेट कर रही है। तो एक सेकेंड में 100 बार, तो कह रहा है भाई एक मिनट के अंदर कितना वाइब्रेट करेगी, काम खत्म ना। एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो एक सेकेंड में 100 बार करता है, तो भाई जाहिर सी बात है 60 सेकेंड के अंदर कितना करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकेंड में 100 बार, तो 60 सेकेंड में 60 इंटू कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा भाई 60 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा भाई 6 1 2 3 से 6000 हो जाएगा, खत्म। 6000 टाइम्स, तो 6000 टाइम्स जो है वो वाइब्रेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, तो एक मिनट के अंदर 6000 टाइम्स वाइब्रेट करेगा। या बोलो घूम रहा है, अगर कोई भी चीज एक सेकेंड में 100 बार घूम रहा है, तो भाई 60 सेकेंड में कितना, एक मिनट में कितना, तो एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। 6000 टाइम्स जो है वाइब्रेट करेगा एक मिनट के अंदर। एक घंटे के अंदर कितना करेगा, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई 60 मिनट, और कितने सेकंड होते हैं फिर 3600 सेकंड। अरे भाई एक घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 1 आवर के अंदर टोटल कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो अगर बोला जाए एक घंटे में कितना हो जाएगा, तो 3600 से 100 को मल्टीप्लाई कर देना। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एकदम समझना जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज अ लाइट डज, एक्सप्लेन। अच्छा बोला है जो साउंड होता है, साउंड के अंदर रिफ्लेक्शन होता है भाई, तो क्या लाइट के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल होता है। लाइट के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है, साउंड के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वैसे ही रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी। लाइट भाई दो लाइट हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, आने वाले 10th में आप पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो लाइट, ठीक है। तो लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। तो लौट भी जाना और हो सकता है कहीं रास्ता कट करके निकल जाना, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट कर जाना। तो रिफ्लेक्शन वाली जो साउंड लाइट की प्रॉपर्टी होती है वही सेम साउंड की भी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर देखा जाए साउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वही किसकी प्रॉपर्टी होती है, लाइट की भी प्रॉपर्टी होती है। रिफ्लेक्शन के लिए मैं खासकर बता रहा हूं, ठीक है। तो इंसिडेंटल लाइट जो है, लाइट का इंसिडेंट जो है होता है, इंसिडेंट ऑफ एंगल जो होता है, इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा ये बात क्लियर। बहरहाल जो भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वैसे साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। ओके, अरे भाई इको है ना, इको भी क्या है, इको जो है वही सेम चीज है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, और सेम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी वैसे होता है। इसलिए डॉपलर एक साइंटिस्ट था, मैं जानकारी के लिए बता दूं, आगे पढ़ोगे 12th में पढ़ोगे। डॉपलर एक साइंटिस्ट था, उसने इस पर बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था, साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर एक भी एक्सपेरिमेंट किया था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर भी एक्सपेरिमेंट किया था डॉपलर ने, ठीक है। बहुत फेमस साइंटिस्ट है। उसकी वजह से जो आप देख रहे हो ना, जो कार की स्पीड, आप पुणे मुंबई हाईवे पे जाओ तो वहां पे क्या है, कैमरास लगे हुए हैं, तो उससे क्या होता है कार की स्पीड पता चल जाती है। ज्यादा तेज भगाए तो पता चला गया, आ गया फाइन, ठीक है। तो वहां पे डॉपलर इफेक्ट ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, आगे चलकर चीजें क्लियर होंगी।
ओके, उसके बाद आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन है भाई अच्छा हुआ, न्यूमेरिकल पूरा पूरा आपका जो चैप्टर वो रिवीजन हो जाएगा। Where a sound is reflected from a distant object and echo is produced, let the distance between the reflecting surface and the source of the sound production remains the same. Do you hear echo sound on hotter days? तो hotter days में क्या भाई आप साउंड जो है इको देखोगे? देखो, सबसे पहली बात ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। उसके अंदर ये छुपा हुआ है कि भाई अगर मान लो कहीं पे इको हो रहा है, कहीं ऐसी जगह पर हो, मान लो कहीं पे देखोगे, कहीं पहाड़ों पर, वहां पे भी इको होता है, जब बोलते हो तो आवाज जस्ट वापस हो जाती है, वापस होके आती है। अच्छा, इको होता क्या है, पहले ये बात समझो। रिफ्लेक्ट, इको इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन होना साउंड का, दैट इज कॉल्ड इको। लेकिन आप जो बोलते हो वो भी सुन पाते हो ना, जो आप बोलते हो खुद सुन रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी, सॉरी साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी तो सुन रहा है। तो साउंड के रिफ्लेक्शन बिना कोई इंसान दुनिया में सुन ही नहीं सकता है। जैसे किसी भी चीज को बिना रिफ्लेक्शन के देखा नहीं जा सकता है, वैसे बिना रिफ्लेक्शन के सुना नहीं जा सकता है। बट सवाल ये है ना, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं फौरन मुझे कान में आ जा रहा है, इसके वजह से क्या है, वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है और हमारा काम हो जा रहा है। लेकिन अगर उसको जो आवाज जा रही है उसको फिर रिफ्लेक्ट होके वक्त लग जाए, थोड़ा टाइम लग जाए, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो 0.01 सेकंड लग जाए। अगर कुछ एक सेकंड का, अगर 1 सेकंड को अगर मान लो 10 पार्ट में बांट दो, 0.1 सेकंड, एक सेकंड को 10 पार्ट में बांट दो, और उतने देर में अगर से आवाज आपके कान तक आ रही है, थोड़ा टाइम लगा रही है आने में, तो उसको इको बोलते हैं। तो होता, अब ये क्यों मैं इतना कहानी बता रहा हूं, कुछ वजह, उसका वजह ये कि हॉटर डेज में क्या होता है, साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ती है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा भाई, तो साउंड जल्दी से आपके कान तक आ जाएगी, और जब जल्दी से कान तक आ जाएगी तो उसको इको नहीं बोलेंगे, क्योंकि इको होने के लिए क्या होना चाहिए, टाइम थोड़ा ज्यादा लगना चाहिए, तब इको होगा। तो उसके मतलब इको नहीं सुनाई देगा अगर बहुत गर्म दिन रहेगा तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, मैंने अभी जस्ट पढ़ा, मैं समझ गया क्या है, तो आप अच्छे से पढ़ो, मैंने क्लियर कट कर दिया एक्चुअल आंसर क्या है। और रियल में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं ये थ्योरेटिकल है लेकिन कुछ अंदर की बात है इसके अंदर। ओके, बहुत कुछ जानकारी मिला इसके अंदर, थोड़ा ध्यान दोगे तो कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, गिव 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। अरे यार, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ठीक है, उसका 2 कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दो। सबसे पहला तो सोनार दे दिया जाए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग भाई, जिससे क्या है, सबमरीन के अंदर लगाए रहते हैं, पनडुब्बी के अंदर लगाए रहते हैं, समुद्र में चलने वाली जहाज में लगाए रहते हैं, आजकल कहीं भी नॉर्मल लगाए रहते हैं। कोई भी आगे पहाड़ हो, कोई कुछ नदी हो, कुछ अंदर कुछ चीजें हो, कोई क्लिफ वगैरह हो, तो पता चल जाएगा भाई कि हाँ इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, थोड़ा अंदर नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं जाओ, सारा चीज जानकारी पता चल जाता है। तो सबसे पहले बात है वो सोनार, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कितना ज्यादा, अगर इसका एग्जांपल क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एग्जांपल, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का भाई, क्यों हम जो है टॉम शेप बनाते हैं, क्यों गुंबद टाइप बनाते हैं, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं साउंड बोर्ड जो होता है वो भी उसी के लिए बनाया जाता है। तो बहुत सारा एग्जांपल है। अगर देखा जाए नॉर्मली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही कहीं ना कहीं एग्जांपल क्या है, कुछ अगर हम बोल सकते हैं, जो एयरपोर्ट वगैरह पे भी लगा होता है, एयरपोर्ट पे भी लगा होता है आजकल, ठीक है, वो भी क्या होता है, वहां पे भी हम लोग सोनार का ही इस्तेमाल का, सोनार जैसा यानी साउंड का रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जगह पर इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर of 500 meter high into a pond of water at the base of the tower. When it splash heard at the top, ठीक है, and the speed of the sound, the stone is dropped, क्या लिखा है, because when it splash heard about, अब मैं आपको बता दूं, अब ये क्वेश्चन जो है इसके लिए स्पेशल मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसका नाम क्या है ना, आप जाके देखना मेरे चैनल पे, आप SARK 21 पे ही जाओगे, SAARK,
स्मॉल SARK21 में जाओगे, ठीक है, चैनल खोला, वहां पे जाओगे प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, एक जो है टॉपिक का नाम है, क्या है मालूम है, लॉज ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटेशन। क्या है भाई? लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटेशन, वो टॉपिक का नाम ही है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो इक्वेशन ऑफ मोशन का है। तो सब आपने पहले ही चैप्टर में देखो 9th की ये चीज है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, उसके बाद उसके ग्रेविटेशन में 9th की चीज में, मतलब वही 9th ही पढ़ रहे हो बाबा, ठीक है। तो आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जो लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ा हुआ है, तो उसी में हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, क्या, लॉज, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटेशन। तो वहां पे जाओगे तो इक्वेशन का यूज करके कैसे ग्रेविटी के अंदर आते हैं, तो जब वो समझ में आएगा तो ये पॉइंट समझ में आने वाला है। तो वहां से ये बात बहुत अच्छे से पता चलेगी भाई कि H = UT + ½ GT², V² = U² + 2GH, V = U + GT, ऐसे फार्मूला है, उसको लगाओगे तो ये पॉइंट समझ में आएगा। उसके बाद अगर समझ में नहीं आया तो बोलना, इसके लिए सेपरेट जस्ट 2 मिनट का वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसकी वजह से मैं कर रहा हूं ताकि आप जाके उसको एग्जैक्ट समझ में तो आ जाए, ठीक है। अभी बताऊंगा जल्दी जल्दी में, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट लेवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा टारगेट अपना ऊंचा रखो, तभी काम होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, a sound wave travels at a speed of 339 meter per second if its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency, will it be audible? अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। सबसे पहली बात तो क्या दे रखा है भाई, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, तो 339 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है। चलो भाई, एक ही बार फार्मूला एक ही है, उसी के अंदर चैप्टर पूरा निकल गया। तो क्या दे रखा है भाई, स्पीड ऑफ साउंड को हमने v से डिनोट किया, ये 339 मीटर पर सेकेंड है। ओके भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं। इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ को मैंने लैम्डा से नोट किया है, तो 1.5 सेंटीमीटर वेवलेंथ है भाई। अच्छा 1.5 सेंटीमीटर है बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करोगे बताओ ना। अरे यार 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 क्या होगा, मीटर होगा। 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर होगा। तो कभी भी मैं आपको बता दूं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 1.5 डिवाइड बाई 100 ये मीटर बन जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं है, मैंने बताया 1 2 0, तो यहां पे क्या करोगे, पॉइंट है ना जहां पे डेसिमल रहेगा, 1 और 1 0 बढ़ाओ, फिर पॉइंट बढ़ाओ, तो 1 0 बढ़ाओ, देखो 1 0 बढ़ाओ, फिर 1.5, कैसे, बहुत सिंपल है ये, बता रहा हूं मैं आपको। जहां पे डेसिमल रहे 1 0 होता तो इसको यहां पे कर दिया, अब यहां पे 2 0 है ना, तो 1 0 बढ़ाकर इसको बाद डेसिमल कर देना, तो ये मिल गया हमारा मीटर के अंदर, लैम्डा = 0.015 मीटर आ गया। इतना हो गया। अब बोल कह रहा है भाई, कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताओ, कहां पे क्वेश्चन है भाई, कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताओ पहले। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे सबसे पहली बात, और उसके बाद बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑडिबल, वो बंदा जो भी बोल रहा होगा क्या सुनाई पड़ेगा। अरे यार अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा आ गई तो सुनाई पड़ेगा, 20,000 से ज्यादा 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में आया तो सुनाई पड़ेगा, अगर उससे कम या ज्यादा आ गए तो नहीं सुनाई पड़ेगा। चलो चेक करते हैं, तो चेक कर लेते हैं भाई। तो हमने पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए कि V = क्या होता है, लैम्डा = हमने क्या पढ़ा है, V = λ/t। अरे भाई यही तो फार्मूला पढ़ा है, V = λ/t, नहीं पढ़ा है। अरे लैम्डा = v/t बाबा, लैम्डा = v × t, तो v बराबर λ/t नहीं हो जाएगा। अच्छा आप 1/t को फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे, 1/t को आप फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहे थे, तो आप खुद बताओ 1/t फ्रीक्वेंसी है, तो अगर लैम्डा × 1/t ऐसे लिखने तो कोई दिक्कत नहीं, और इसको चाहो तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, तो लैम्डा × फ्रीक्वेंसी, तो v = लैम्डा × फ्रीक्वेंसी। तो भाई लैम्डा दे रखा है कितना, 0.015, और है कि नहीं, हाँ लैम्डा दे रखा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है मालूम नहीं, निकालना है यार, फ्रीक्वेंसी तो निकालना है फिर, ठीक है फ्रीक्वेंसी निकालना है। वेलोसिटी कितना दे रखा है 339, देखो ना कैसे भी कर लेते यार, यहाँ पे आपको यहाँ पे v = यहाँ पे रखते, ऑटोमेटिक यही फ्रीक्वेंसी, यही फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो आप अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा भाई, तो फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा,
तो फ्रीक्वेंसी बराबर ये 339 डिवाइड बाई 0.015 आ जाएगा, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो बस। तो ये जो सॉल्व करने पर आता है भाई 22600 आता है। कितना आता है, इसको 22600 हर्ट्ज आता है। अगर देखा जाए तो 22,600 हो गया। तो सुनाई पड़ेगा कि नहीं, नहीं सुनाई पड़ेगा। क्यों, आना कितना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 20 से लेकर 20,000। अगर 20 से लेकर 20,000 तक फ्रीक्वेंसी आएगा तो सुनाई पड़ेगा। इससे ज्यादा हो गया या कम तो नहीं सुनाई पड़ेगा, तो ये नहीं सुनाई पड़ेगा। अब अगर कोई बोले कौन सा साउंड है, तो बोलोगे अल्ट्रासाउंड, क्योंकि 20,000 से ज्यादा आ गया तो अल्ट्रासाउंड। उससे 20 हर्ट्ज से कम होता तो उसका इंफ्रासाउंड होता। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। भाई रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन मतलब भाई आवाज का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना। जैसे हमने बोल दिया हेलो, तो हेलो 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 एक साथ में, है कि नहीं। तो रिवर्बरेशन मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना साउंड का, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ये ज्यादातर हॉल में बहुत ज्यादा होता है। अगर कंटिन्यू देखो माइक लगा होता है बहुत तेज और पूरा हॉल बंद रहे, तो जब बोलोगे कंटिन्यू बोलोगे तो क्या है, साउंड वही चीज क्या होता है, बार बार क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्ट होता है तो उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। अगर रियल में देखा जाए तो साउंड, अगर कोई इंसान बोलता है तो जब तक चुप, मान लो जब तक दूसरी फिर आवाज नहीं करता है, तो साउंड कहीं ना कहीं क्या है, कंटिन्यू फॉर्म में रिवर्बरेशन में होता है। भाई जो मैं बोल रहा हूं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है ना। तो जो मैं बोलता हूं वो रिफ्लेक्शन बार बार होता रहता है, तो तभी तो सुनाई पड़ता है। तो कोई भी साउंड अगर जो जनरेट होता है कहीं ना कहीं वो उसके अंदर रिवर्बरेशन होता ही है। लेकिन अगर उसको एग्जैक्ट सुनना है भाई रिवर्बरेशन क्या है, तो जो कहीं पे बोले और एक बार बोले तो वो बार बार ऐसे बोल दे हेलो, तो वापस आ गया हेलो, तो उसको बोलते इको। लेकिन यही इको मल्टीपल होने लगे, तो हमने बोला हेलो, तो हेलो 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 हेलो। या क्या माइक में होता नहीं है, ज्यादातर बोलते रहते हैं, बोल जाए माइक में जो कभी कभी कोई कॉन्फिडेंस होता है या सारी चीजें, तो प्लीज लिसन 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 ऐसे करके आता है। तो थोड़ा कभी रिवर्बरेशन की जरूरत भी होती है, मतलब थोड़ा सा मजा बनाने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए लेक्चर कंटिन्यू लोगे तो फिर उसमें डिफिकल्टी होगा, सुनाई नहीं पड़ेगा। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, देखो ना, वो ऑडिटोरियम हो गया या फिर क्या पे जो हॉल्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, वहां पे ऐसे जीना जीना करके बनाए रहते हैं ना। और क्या होता है, रफ स्केच किए रहते हैं ताकि जो है साउंड रिफ्लेक्ट ना होकर क्या है वहीं पे रिड्यूस हो जाए। तो ऐसा, या फिर आप क्या काम करो, देखो ना यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या ग्रीन टाइप जो लगा देते हैं, इसके अंदर क्या होता है, साउंड जो है रिफ्लेक्ट जो मैं बोर्ड से हो रहा है ना, देखो ये ऑब्जर्व कर लेना। सबसे बढ़िया एग्जांपल है यार, आपके सामने फिजिक्स का साउंड चैप्टर यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो ना ये क्या है, एक ग्रीन ग्रास टिप की तरह है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत गैप है। तो जो मैं बोल रहा हूँ साउंड पे जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो इसको ऑब्जर्व कर ले रहा है। ठीक है, तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है। समझ में आया ना, क्लियर तो हो गया भाई, समझ में आया। व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड्स अपॉन। तो भाई लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है, मतलब लाउडनेस ऑफ साउंड मतलब भाई आवाज के अंदर तेजी, बुलंदी होना, है कि नहीं। तो ये किस चीज पर डिपेंड करे भाई, एम्पलीट्यूड पर, ऑब्वियस सी बात है। एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच अ प्रे। जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ वो क्या काम करते हैं, जो किसी भी शिकार को शिकार करने के लिए रात में भी, है कि नहीं, आराम से क्या है, बहुत आसानी से शिकार कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट कर सकते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज करते हैं। ठीक है, एक वेव जनरेट करते हैं, और वो कैसी होती है भाई, अल्ट्रासाउंड होती है। तो वो सुनाई लोगों को नॉर्मली जल्दी पड़ती नहीं है, तो जहां भी चारों डायरेक्शन में पूरा फैला देते हैं। तो जहां भी कोई शिकारी उनका होता है जिसको उनको खाना है, वहां से आवाज क्या होती है, साउंड रिफ्लेक्ट होके उनके वहां तक, उनके जहां पर रहते हैं उनके पास आ जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट जाके कैच कर लेते हैं। अंधेरा होता है, बेचारे सोए रहते हैं और ऐसी वेव गॉड ने उनके पास जनरेट किया है जिससे डिफिकल्टीज भी नहीं होती, सुनाई भी नहीं पड़ता, नहीं तो भाग जाए, उसके बाद आराम से जाके उसको पकड़ लेते हैं। तो देखो ना, मतलब गॉड ने हर एक इंसान, हर एक एनिमल को क्या क्या चीजें दे के रखा हुआ है कि नहीं, ताकि वो जिंदा रह सके, उसका वजूद रहे, है कि नहीं। ओके, हाउ इट्स अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। अबे अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है,
क्लीनिंग के लिए भाई, कहीं भी मान लो ऐसे जगह पे क्लीन करना है, इलेक्ट्रिकल कुछ कंपोनेंट्स हो, बहुत डिफिकल्टीज हो, पाइप के अंदर कुछ क्लीन करना हो, यहां तक कि आजकल अल्ट्रासाउंड भाई आजकल कहां पे यूज किया जाता है, आज कपड़े के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कपड़े के अंदर अगर गंदगी हो नॉर्मली निकालने के लिए, तो बहुत सारा चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड। तो क्लीन करने के लिए किसी मेटेलिक सरफेस को अल्ट्रासाउंड हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज जाती हैं, वाइब्रेट होता है, उसके अंदर से जो भी डस्ट होते हैं, पार्टिकल्स या जो भी चीजें होती हैं क्लीन अनक्लीन मटेरियल्स, वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही है, लेकिन अल्ट्रासाउंड है तो मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट होने की वजह से हमें तो नहीं सुनाई पड़ता, एहसास नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है, पूरा पूरा वाइब्रेट कर देता है। अरे किसी भी चीज के अंदर भी मान लो डस्ट, देखो ना अभी आपके जो सीट उट पर अगर मान लो कहीं पे डस्ट होता है, ऐसे ऐसे कर देते हैं, है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, झड़ जाता है, पूरा जो भी डस्ट होता है निकल जाता है। तो सोचो अगर ये तो छोटा सा है और बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर दो तब क्या होगा, आपको सुनाई नहीं पड़ता, वो बात की बात है, लेकिन बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है वो, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल है वो निकल जाते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। सोनार भाई साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का क्या काम है, कैसे काम करता है, बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है भाई अच्छे से। सोनार क्या काम करता है, सोनार एक डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी डेप्थ ऑफ ओशंस, किसी लेक, किसी भी चीज को आराम से मेजर कर सकता है। ठीक है, कैसे काम करता है भाई, जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वैसे ही काम करता है। वहां पे जाएगी लाइट, साउंड जाएगा, एक डिवाइस क्या काम करता है, जो जस्ट एक वाइब्रेशन, एक वेव जनरेट करता है, और वेव जस्ट जाते जाते बहुत ज्यादा रेंज होता है उसका, आराम से नीचे चला जाता है, जब तक जाता रहता है जब तक कोई चीज टकरा ना जाए, उसके बाद वापस आ जाता है। तो टाइम कितना लगा और कितनी स्पीड से गया था, इसको निकाल लेंगे ऑटोमेटिक, या फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है कितना निकाले, तो फ्रीक्वेंसी कितना था, टाइम कितना लगा, आराम से वेलोसिटी मिल जाता है। तो बहुत छोटी सी चीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, a sonar device on a submarine sends out a signal and receive echo 5 seconds later. Calculate the speed of the sound water if the distance of the object from the submarine is 3625 मीटर। तो भाई एक सबमरीन है जो क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है, ठीक है, वो 5 मिनट के बाद क्या होता है भाई, a sonar device on a submarine sends out a signal and receive an echo 5 seconds later। तो कह रहा भाई एक सोनार है जो क्या करता है, एक क्या करता है, सिग्नल भेजता है, और वो सिग्नल 5 सेकंड बाद रिसीव होता है, मतलब गया और वापस आया, तो टोटल टाइम लगा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, टोटल टाइम 5 सेकंड लगा जाना और आने में, और जो दूरी को कैलकुलेट होता है वो 3625 मीटर दिखता है। तो बोल रहे हैं कि भाई तब फिर उसका आपको बताना क्या, स्पीड बताना है, तो उसका स्पीड कितना होगा वाटर में, जो वेव गया होगा, जो वेव साउंड वेव गई होगी, उसका स्पीड कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, स्पीड कितना हुआ होगा, हालांकि दे रखा है 3625 मीटर कितना है भाई, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 3625 मीटर। अब बात को समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बार बार वही सेम क्वेश्चन है यार, इसको अलग तरीके से, इसको जैसे मैं एक उसका बना दे रहा हूं, डायग्राम फिगर बना दे रहा हूं। एक मान लो यहाँ पे सोनार है भाई, यहाँ पे एक डिवाइस है समंदर के अंदर, ठीक है, ये एक भेजता है एक सिग्नल, ऐसे समझो एक सिग्नल भेजा, तो कह रहा है ये सोनार से, ये मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है समंदर के अंदर, इसकी दूरी कितना है भाई, बहुत सिंपल है यार क्वेश्चन, 3625 मीटर इसकी दूरी है, डिस्टेंस, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी। अब क्या बोल रहा है, उसको सिग्नल फिर से वापस जो उसको सुनाई पड़ता है वो कितने सेकंड में, जो टाइम लग रहा है वो 5 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड भाई, 5 सेकंड बाद उसको सिग्नल सुनाई पड़ता है भेजने के बाद। तो जाना और आना मतलब 5 सेकंड, तो सिर्फ जाने की बात करो तो टोटल दूरी जाने वाली अगर देखा जाए तो 3625 मीटर है। तो अगर जाने का टाइम अगर देखा जाए तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 5 का आधा 2.5 मिनट, तो 2.5 सेकंड हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इसका वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम, नहीं पढ़ा है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है पागल हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, है कि नहीं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, छोटी सी बात है, गलती होती है। तो आपको क्या बताना है, वेलोसिटी, डिस्टेंस मालूम है 3625, और टाइम कितना दे रखा है भाई, 5 सेकेंड,
टाइम कितना दे रखा है 5, तो क्या सच में 5 होगा? देखो छोटी सी बात है, अगर नहीं समझोगे तो मजा नहीं आने वाला। कह रहे वेलोसिटी बताओ कितने स्पीड से गया होगा, तो पहले आपको ये समझना भाई यहां से यहां तक की दूरी 3625 दे रखा है, लेकिन ये जो टाइम दे रखा है ना, ये जाना और आना दोनों दे रखा है, तो आपको सिर्फ जाने का टाइम चाहिए ना भाई, तो 2.5 सेकंड लो ना जाने का टाइम, तो 2.5 सेकंड। क्यों? क्योंकि आधा चाहिए ना, तो 5 का आधा कितना होता है भाई 2.5 ना, तो ये 5 का आधा सिर्फ जाने का टाइम अगर देखा जाए तो ये टोटल टाइम हो गया। तो जाने का टाइम अगर देखा जाए यहां से यहां तक की टाइम, तो कितना लगा होगा 5 का आधा, 5 का आधा कितना भाई 2.5 मतलब 2.5, तो 2.5 सेकेंड लगा इसको यहां तक पहुंचने में। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर 2.5 बोलो या 5/2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऊपर 2 यहां पे चला जाएगा। तो ये आप चाहो तो सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना भाई? सिंपल सा तरीका, फिर से वही बात बता रहे, चाहो तो इसको 25 बनाओ और यहां पे डिवाइड बाई 10 करो। बार बार देखो ये पॉइंट डेसिमल जो हटता है, तो डेसिमल हटाओगे तो यहां पे पॉइंट हटाओगे, तो पॉइंट हटाओ, अगर ये डेसिमल यहां पे पॉइंट था तो पॉइंट हटाओगे, तो यह नीचे क्या कर दो, जितना पॉइंट के बाद डिजिट रहे उतना रख दिया करो। तो यहां पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहां पे मैंने 1 0 रख दिया, अब ये ऊपर चला जाएगा। तो 3625 इंटू 10 डिवाइड बाई 25 को इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 25 को आप आराम से वो वाला वही तरीका आप कर लेना, ठीक है। 25 को एक बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, ठीक है, उसके बाद फिर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली कितना आ रहा है वो आंसर में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्टली कितना आएगा 1450 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लो वही आएगा। अब कहीं देखोगे बुक में ऐसा तरीका नहीं दे रखता है, बुक में क्या होता है उनको एक फार्मूला रटा के रखे हैं कि भाई वेलोसिटी डिस्टेंस 2 टाइम्स डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाय 2, ऐसे करके रटना उठना नहीं है। अब इसका दूसरा तरीका हर क्वेश्चन में बताएंगे, दूसरा तरीका भी है, चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कहां तक बताया भाई 21 आ गए ना, तो 22 क्वेश्चन टोटल हैं, चलो 21 तक आ गए। Explain how defect in a metal block can be detected using ultrasound. How defect in a metal block can be detected? तो किसी मेटल ब्लॉक के अंदर अगर कोई चीज फ्लॉज है, कुछ है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट है, तो कैसे भाई अल्ट्रासाउंड का यूज कर लेते हैं। क्योंकि अल्ट्रासाउंड क्या काम करता है भाई, वो क्या काम करेगा, जस्ट एक अल्ट्रासाउंड क्या है, एक वाइब्रेशन रहेगा, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करके भेजेगा किसी मेटल पर, और मेटल पर जहां पे भी फ्लॉज होगा, जहां पे भी गैप होगा, जहां पे भी कुछ डिफेक्ट होगा, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो जस्ट पूरा क्रॉस करके पूरा चला जाएगा, तो चला जाएगा पूरा मेटल के अंदर, तो समझ जाओ कि कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार कोई मेटल है, ये मेटल है, मेटल का पार्ट है, हमने यहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड जनरेट किया यहाँ से और इसमें अंदर डाला, तो ये हर जगह जाएगा, इसके अंदर जगह जाएगा, हर जगह जाए, हर जगह गया, लेकिन यहाँ पे गया ही नहीं, वापस आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, कुछ कटा हुआ है, बीच में कुछ टूटा हुआ है, क्रैक है, तो जस्ट यहीं से वापस आ जाएगा। तो समझ में आ गया भाई, सब कुछ ठीक है लेकिन यहाँ पे क्रैक है, पता चल जाएगा। और ऐसे आंखों से देखोगे आपको नहीं दिखेगा, सच्चाई है ये, लेकिन इसको जैसे डालोगे अल्ट्रावायलेट रेज, फटाक से ये देख लेगा कि यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है, टी बंद, घंटी चालू, पता चल जाएगा यहाँ पे प्रॉब्लम है। ऐसे ही तो पता लगाते हैं यार, जो पाइप, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसके अंदर थोड़ी ना एक एक जाके चेक करते हैं, ऐसे अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रासाउंड जो है डाल देते हैं, अल्ट्रासाउंड पास कर देते हैं, पता चल जाता है। वायर ही ले लो ना, वायर में अब सबके पास ये चीज होता है, लगता है आपको बहुत बड़ी चीज है, बहुत महंगा है, ऐसा कुछ नहीं। जो वायरमैन होता है ना, वो भी रखता है ऐसी चीजें। देखो ना ऐसे क्या करता है, वो एक वायर है, तो कहीं से वो करंट नहीं जा रहा है, उसको मालूम है, लेकिन कहां पे वायर कटा है दिख भी नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, ऐसे पास कर देता है। तो जहां पे वायर कटा होता है वो फटाक से पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट, वहां पे क्या, वहां पे साउंड वेव या फिर जो रेज होती है वो आगे जा ही नहीं पाती है, वहीं से फिर वापस आ जाती है। तो आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है भाई, वो है हमारा कौन सा, एयर के ऊपर। एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स। अब इसके लिए भी मैं वीडियो रिफर कर रहा हूं आपको, कि जाना वहां पे देख लेना, ह्यूमन ईयर, सीबीएसई बोर्ड में आप देखोगे ह्यूमन ईयर, इतना डिटेल में बताया गया है ना कि आपको पूरा नीट लेवल तक में आपको बातें बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर बताया गया बहुत डिटेल में, एक वीडियो ही है डायरेक्ट ह्यूमन ईयर, ठीक है, हाउ ह्यूमन कैन हियर बाय एयर, ठीक है,
और ये भी बोल सकते हैं बाय द ह्यूमन ईयर, है कि नहीं। तो ये सब चीजें भी, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, इसको आप देख सकते हो। फेसबुक पे भी आप सर्च कर सकते हो SARK21 के नाम पर, ठीक है, वहां पे भी ये मिल जाएगा, और आपका यूट्यूब पे तो है ये SARK21, ठीक है। चलो गुड बाय, थैंक यू।